हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। आरपी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं हमने लास्ट क्लास में मार्केट रिस्क का एक पार्ट कंप्लीट किया था। तो आज का जो क्लास रहेगा ना, ये काइंड ऑफ आपके जो केस स्टडीज मार्केट रिस्क के चैप्टर से आते हैं, यहीं से आते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्लास है, थोड़ा ध्यान से करना। तो मार्केट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो ये क्वांटिटेटिव मेजर्स जो है हमारे रिस्क के, उसके ऊपर रिलाई करता है, जो कि यहाँ पर क्या एम कर रहे हैं कि जो भी वेरिएशंस मार्केट में आ रहे हैं, मार्केट वैल्यूज में आ रहे हैं अनसर्टेनिटी की वजह से, बेसिकली मार्केट रिस्क पैरामीटर्स हमारे लिए जाएंगे, वो पैरामीटर्स जो मार्केट से रिलेटेड है और हमारे जो प्राइसेस हैं उनमें कहीं ना कहीं सडन चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम दो रिस्क मेजर्स लेंगे, एक लेंगे सेंसिटिविटी, एक लेंगे डाउनसाइड पोटेंशियल। सेंसिटिविटी, आपको पता है सेंसिटिविटी क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पर हम कितना रिएक्ट कर रहे हैं जब हल्का सा भी सिचुएशन में हमसे अलग सिचुएशंस में चेंजेस आते हैं। तो सेंसिटिविटी के लिए आपको दो तीन वर्ड्स याद रखने हैं। क्या वर्ड्स हैं वो? कि यहाँ पर यूनिट चेंजेस आएंगे। कितने चेंजेस आ रहे हैं? यूनिट, सॉरी यहाँ पर आपका, ओके सॉरी, आई एम सॉरी, यहाँ पर आपका किसी एक पर्टिकुलर मार्केट वेरिएबल में, किसी एक पर्टिकुलर मार्केट वेरिएबल में यहाँ पर एक यूनिट चेंज आएगा और उस एक यूनिट चेंज का इस एक पर्टिकुलर मार्केट वेरिएबल में आने पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आपके प्राइसेस पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि भाई हमारे पास में यूनिट मूवमेंट चेंजेस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? डिविएशंस हो रही हैं सिंगल मार्केट पैरामीटर में, जैसे सप्लाई डिमांड, इंटरेस्ट रेट, लिक्विडिटी, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, स्टॉक प्राइसेस। फॉर एग्जांपल, अगर पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है वो 1% यहाँ पर चेंज हो रही है इंटरेस्ट रेट में, तो हम बोलेंगे इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी हमारी कितनी होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा 1% इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ, जिसकी वजह से हमारी वैल्यू में 1 लाख रुपए का डिफरेंस आया। तो 1 लाख रुपए क्या है? इम्पैक्ट है। और यहाँ पर चेंजेस किस में आ रहे हैं? हमारे यूनिट चेंजेस हमारे एक पर्टिकुलर मार्केट वेरिएबल के अंडर आ रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं सेंसिटिविटी को। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि हमारे पास में क्या क्या सिमुलेशंस हैं। देखो, अब यहाँ पर क्या होता है, एक मार्केट पैरामीटर दूसरे मार्केट पैरामीटर से कनेक्टेड हो सकता है। जैसे अगर एक बैंक लोन की बात करें और इंटरेस्ट रेट्स इसके बढ़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं डिमांड जो है वो कम हो रही है। तो मैं बोल सकती हूँ कि एक मार्केट रेट जो है यहाँ पर, वो इंटरेस्ट रेट, वो हमारी सप्लाई और डिमांड पर इम्पैक्ट डाल रहा है। तो हमारा एक मार्केट पैरामीटर दूसरे मार्केट पैरामीटर के साथ में इंटरकनेक्टेड है, लेकिन सेंसिटिविटी इस बात को नहीं समझ रही है, और वो इतनी सी बात को नहीं समझ रही है, इसीलिए वो इसकी लिमिटेशन बन गई। ऑल्सो यहाँ पर ये हमारे सभी वेरिएबल वैल्यूज के लिए कांस्टेंट नहीं होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई हमारे वेरिएबल्स जो है वो एक यूनिट से ही चेंज हो रहे हैं। अब कुछ सेंसिटिविटी टूल्स होते हैं जिनसे हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी सेंसिटिविटी है, कितना इम्पैक्ट आ रहा है। तो सबसे पहले आता है बेसिस पॉइंट वैल्यू। मैंने आपको क्या बताया है, 100 बेसिस पॉइंट्स किससे बराबर होते हैं? 1% के बराबर होते हैं, है ना। तो बेसिस पॉइंट वैल्यू में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे कितने चेंजेस आएंगे। और दूसरा है ड्यूरेशन। तो चेंजेस हमारी वैल्यू में, क्योंकि एक बेसिस पॉइंट जो है वो हमारा क्या कर रहा है, वो हमारे आउटपुट में चेंजेस ला रहा है। तो जितना ज्यादा यहाँ पर बेसिस पॉइंट वैल्यू में चेंज आएगा, उतना ही रिस्क हमारा बढ़ जाता है। एक एग्जांपल दिया है इन्होंने कि मानो एक 5 साल का आपका 6% का सेमी एनुअल बॉन्ड है, जो 8% की यील्ड हमें दे रहा है, और इसका प्राइस 92 रुपीज है। अगर हमारी यील्ड गिरेगी, अच्छा, बॉन्ड प्राइस की यील्ड जो होती है वो बॉन्ड प्राइस के क्या होती है, यहाँ पर बॉन्ड की यील्ड उसका यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर यील्ड हमारी 7.95% तक पहुंच जाती है, 0.05% का चेंज लाते हैं, तो प्राइसेस हमारे बढ़ जाएंगे, ऑफ कोर्स बढ़ जाएंगे।
तो ऐसे में ये बोल रहे हैं कि जो चेंज है वो आपका आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। बेसिकली प्राइसेस मेरे कितने बढ़े, प्राइसेस मेरे बढ़ रहे हैं 0.10 रुपीज के बराबर या 10 पैसे के बराबर, और परसेंटेज कितनी चेंज हुई है मेरी 0.05। तो ऐसा बोल सकते हैं कि 0.02 रुपीज में चेंजेस आ रहा है अगर एक पॉइंट यहाँ पर एक बेसिस पॉइंट आपका चेंज हो रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए की आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर आपकी फेस वैल्यू उसमें 0.02 पर 1 करोड़ रुपीज चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। तो हमारा बेसिस पॉइंट वैल्यू 2000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर यहाँ पर 5 बेसिस पॉइंट्स में डिफरेंस आया तो 10 पैसे का नुकसान है, अगर 1 पैसे का यहाँ 1% बेसिस पॉइंट का डिफरेंस आया तो 2 पैसे का नुकसान होगा। अब हम इसी बात को हमारी किस में लेकर जा रहे हैं, 1 करोड़ रुपए के ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो हम अब यहाँ पर क्या देखेंगे कि हमारे ऊपर कितना चेंज आएगा। तो कितना रुपीस का चेंज आएगा, अगर हम 1 करोड़ रुपीस को लेकर चलें तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा कि हमें 2000 रुपीस का डिफरेंस आएगा। अगर 8 बेसिस पॉइंट का ड्रॉप हो जाता है तो प्रॉफिट में हमारे पास में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर 8 इंटू 2000 रुपीज का हमें डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, दैट इज 16,000 रुपीज का हमें प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि हमें 16,000 रुपीज पर करोड़ का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिस पॉइंट वैल्यू जो है वो हमारी कम हो जाती है जैसे जैसे हमारा बॉन्ड जो है वो मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। पहले हमारा बॉन्ड क्या था 5 साल के लिए, फिर 3-4 साल के लिए होगा, फिर 3 साल में मैच्योर होगा। तो जैसे ही यहाँ पर वो मैच्योरिटी की तरफ जाएगा यहाँ पर बेस पॉइंट वैल्यू जो है वो हमारी कम हो जाती है और 0 हो जाएगी जब मैच्योरिटी पर पहुंच जाएंगे। तो कोई भी हमें यील्ड थोड़ी मिलने वाली है ना। अब आ जाओ ड्यूरेशन के ऊपर। ड्यूरेशन यहाँ पर आपको कैसे समझना है, तो मकॉलेस का ड्यूरेशन आया था जिन्होंने वेटेज एवरेज टाइम की बात करी थी टू रिसीव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। अब हमें पता है बॉन्ड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले ये देखो। तो बॉन्ड से हमें इंटरेस्ट मिलता है जिसे हम कूपन बोलते हैं। अब कूपन जो है अगर इंटरेस्ट रेट हमारा 10% है फेस वैल्यू के और फेस वैल्यू है 1000 रुपए, तो कूपन कितना हो जाता है, तो कूपन हमारा 100 रुपीज होता है। ऐसे ही लेकर चलते हैं। अब हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास में बॉन्ड कितने टाइम में तो मैच्योर होगा। ठीक है, तो ये हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टाइम पीरियड, जैसे 0 ईयर्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम देखेंगे कि कैश फ्लोज हमें कितने होने हैं। तो पहले साल में हमें मान लो यहाँ पर 100 रुपीज मिलने थे, दूसरे साल में 100 रुपीज मिलते, तीसरे साल में 100, चौथे साल में 100 और 5वें साल में फेस वैल्यू मिलती है हमें, मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मिलती है बॉन्ड पर और जो कूपन होता है वो मिलता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाकर चलते हैं। तो मान लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है वो आपका 10% के हिसाब से लगेगा। ठीक है, तो हम वो भी लगा लेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमें कैसे निकालना होता है, 1 + r⁻t। ये हमारा होता है यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू के लिए कि भाई कैश फ्लो जितना भी है हमारा CF अपॉन 1 + r क्या है यहाँ पर 10%, जैसा मैंने बोला था। अभी हम लेकर चलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर टू दी पावर t। t क्या है, कितने साल में हमारा बॉन्ड यहाँ पर बेसिकली मैच्योर होगा या कितने टाइम में हमारे पास पेमेंट्स आ रही है। तो यहाँ पर पहले साल में 1 हो गया, दूसरे साल में 2, तीसरे साल में 3, 4, 5। फिर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें क्या मिलता है, प्रेजेंट वैल्यू मिल गई हमारे कैश फ्लोज की और साथ में हमें प्रेजेंट वैल्यू टोटल मिल जाती है। तो इन्हें हम आपस में डिवाइड करते हैं। एक एग्जांपल से समझाऊंगी इसको मैं आगे चलकर, अभी बस देखो। मान लो एक RBI का बॉन्ड है 100 रुपीज का, फेस वैल्यू है 3 साल की, 8% का एनुअल कूपन है। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले तो यहाँ पर ड्यूरेशन को कैलकुलेट करोगे। अब ड्यूरेशन कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको पूरा का पूरा एक न्यूमेरिकल अलग से जो बुक में दे रखा है वो दिखाऊंगी, जिससे कि आपको थोड़ी आसानी हो समझने में।
तो देखो इस वाले क्वेश्चन को ना बहुत ध्यान से देखना, मैं तुम्हें समझाते हुए जाऊंगी। और डाउट आई नो कौन कौन से डाउट्स स्टूडेंट्स के आते हैं, बिकॉज मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से जो डाउट्स आए हैं। इसलिए अगर कुछ नया डाउट होता है तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको बोला हुआ है कि एक बॉन्ड है 100 रुपीज का और कूपन है आपका 8% का और इंटरेस्ट जो है वो एनुअल है, ठीक है। तो 100 इंटू 8/100 कितना हुआ, 8 रुपीज हो गया, ठीक। अब आपको क्या करना है, 8 रुपीज से यहाँ पर इसको कूपन पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, एक आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये आपका कैश फ्लो हो गया। अच्छा, अब बॉन्ड का क्या खासियत होता है कि बॉन्ड में ना जो प्रिंसिपल होता है या बेटर से जो फेस वैल्यू होती है वो मेच्योरिटी पर ही मिलती है। तो आप देखोगे जो फाइनल ईयर है उसमें हमें 108 रुपीज मिले। ये कौन से 108 रुपीज है, 100 रुपीज जो मेरी फेस वैल्यू है और 8 रुपए जो मेरे कूपन के हैं। अब इसे इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मुझे कितना दे रखा था, इन्होंने 8% का दे रखा था, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, अब इसको निकालने के लिए हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर की तरह इसे यूज करना है। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है कि कैश फ्लो मेरा कितना है अपॉन 1 प्लस मेरा जो डिस्काउंटिंग रेट है, डिस्काउंटिंग रेट मेरा यहाँ पर है आपका 8% और टू दी पावर टी। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ठीक है। अब इसे हमें निकालने के बाद कुछ रिवाइज प्राइसेस हमारे पास आ गए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ना यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू जो है मेरे कैश फ्लोज की इनटू टी करना है। तो ये इनटू 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 करा मैंने। अब क्या होगा, ये तो आई मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू मेरे कैश फ्लोज की, ये आई मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू इनटू टाइम, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ माय कैश फ्लोज इनटू टाइम। अब 278.34 दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, ठीक है, इनटू टाइम अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। फॉर्मूला एक बार मैं लिख देती हूँ, क्या फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, और यहाँ पर टाइम भी आएगा, ठीक है। इनका सम हमें जो है वो डिवाइड कर देना है, तो इससे हमें ड्यूरेशन मिल जाती है। तो क्यूमुलेटिव रिवाइज प्राइस हमारे पास ये रहे, क्यूमुलेटिव रिवाइज प्राइस ये रहे, इनको हमने ऐड कर लिया, हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो इसको हमने फिर निकाल लिया कि कितने हमारे पास साल, महीने और दिन बन जाते हैं। आगे समझ में। अब आ जाओ मॉडिफाइड ड्यूरेशन में। मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होता है, मकॉलेज ड्यूरेशन अभी हमने निकाला था, मकॉलेज ड्यूरेशन जो हमने निकाला है इसको डिवाइड कर देते हैं हम, हमारा इसको एमडी की जगह ना डी लिख देते हैं हाँ, डी अपॉन 1 प्लस आर। आर क्या होता है आपका, यील्ड होता है, रिटर्न्स होते हैं, ठीक है। तो हमें फिर इसको इस तरीके से निकालना होता है। तो इसका क्या मतलब है कि 1% आपका ड्रॉप आएगा यील्ड में, तो यहाँ पर बॉन्ड प्राइसेस जो है वो आपके 2.57 रुपीज से बढ़ जाएंगे। तो परसेंटेज ड्रॉप अगर आपकी बेसिकली क्या होगा, वाईटीएम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल था बॉन्ड प्राइस के, तो यहाँ पर हमारे पास में अगर 1% का ड्रॉप आ रहा है तो हमारे प्राइसेस इस रेट से बढ़ेंगे, ठीक है। आगे समझ में। हमने पहले रिटर्न रेट क्या लिया था, 8% लिया था। अब यहाँ पर हमने एक और ऐड कर दिया, तो जब हमने 1 और ऐड कर दिया तो हमने क्या देखा कि हमारे जो बॉन्ड प्राइसेस हैं वहां पर भी हमें ₹2.57 का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। आगे समझ में। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ। अब आपके पास में प्राइस चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू यील्ड चेंज। मॉडिफाइड ड्यूरेशन मेरे पास कितनी आई है, 2.57 आई है। यील्ड चेंज मेरे पास कितना हुआ था, 1% का हुआ था, राइट। अब 1% से इंक्रीज हुआ था तो प्लस में, और मॉडिफाइड ड्यूरेशन के आगे हमेशा हम माइनस लेते हैं। माइनस क्यों लेते हैं, क्योंकि हमने देखा जो यील्ड है और जो प्राइसेस हैं वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो यहाँ पर यील्ड बढ़ेगी, अगर यील्ड बढ़ रही है तो बॉन्ड प्राइसेस कम हो जाएंगे, अगर यील्ड कम हो रही है तो माइनस होता, और माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो यील्ड कम होती तो बॉन्ड प्राइसेस आपके बढ़ जाते। समझ में आ गया। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या फॉर्मूला लेकर चलते हैं, अब देखो, माइनस मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू यील्ड चेंज। आगे समझ में। ये फॉर्मूला याद कर लेना, इसमें माइनस जो है ये माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट आ जाओ।
अब यहाँ पर आगे क्या देख रहे हो, डाउन साइड पोटेंशियल। डाउन साइड पोटेंशियल क्या होता है, लॉस। अपसाइड पोटेंशियल क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर कि भाई मेरे पास में यहाँ पर कितना लॉस हो सकता है, और हम अपने प्रॉफिट पोटेंशियल को यहाँ पर कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। तो सेंसिटिविटी, वॉल्टिलिटी और एडवर्स अनसर्टेनिटी को हमने इंटीग्रेट किया। बैंक्स यहाँ पर इसे प्रेफर कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और रेगुलेटर्स। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, दैट इज वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट रिस्क यहाँ पर कॉन्फिडेंस की बात करता है कि यहाँ जब मैं एज अ रिस्क कैलकुलेटर बात कर रही हूँ तो मैं कितने % कॉन्फिडेंट हूँ। जैसे पहले आता था ना कि बताइए कितने भारतीय, कितने % भारतीय, यहाँ पर सलमान खान का ऐसा शो आता था 10 का दम वैसे टाइप का। तो यहाँ पर हम कितने % कॉन्फिडेंट हैं कि यहाँ वर्स्ट केस सिनेरियो में, कौन से सिनेरियो में, वर्स्ट केस, नॉर्मल सिनेरियोज नहीं, जब सब कुछ बर्बादी हो रही है, सब कुछ खराब हो रहा है, तो हमें कितना लॉस हो सकता है। आगे समझ में, तो यहाँ पर हम वर्स्ट केस लॉस देख रहे हैं एक स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस लेवल पर ओवर अ सर्टेन पीरियड, कि कितने दिन में, जब हमारी जो ट्रेडिंग कंडीशंस हैं वो नॉर्मल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वर्स्ट केस लॉस देख रहे हैं हमारे नॉर्मल ट्रेडिंग कंडीशंस में, मार्केट सब सही चल रहा है, लेकिन मुझे वर्स्ट केस में यहाँ पर कितना लॉस होगा। तो वन डे यहाँ पर बेसिकली वार अगर 10 करोड़ रुपीस का है एट 99% कॉन्फिडेंस, तो इसका क्या मतलब है कि मैं 1% कॉन्फिडेंट हूँ यहाँ पर कि मुझे 10 करोड़ रुपए से ज्यादा लॉस होगा। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि जो वैल्यू एट रिस्क है वो मेरी एक दिन की 10 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं जाएगी। तो 100 में से कोई एक ही दिन ऐसा होगा जब यहाँ पर लॉसेस जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा होंगे। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, यहाँ पर अगर ये 2.5 दिन पर ईयर लिखा है जबकि ये 100 दिन में आपका एक लिखा है, ये ऐसा क्यों है? तो देखो ट्रेडिंग डेज की वजह से है। ठीक है, ट्रेडिंग डेज तो कम होता है ना, सैटरडे संडे कोई ट्रेडिंग नहीं होती, नेशनल हॉलीडेज ट्रेडिंग नहीं होती, तो यहाँ पर इसी वजह से हम मानकर चलते हैं कि एक साल में 250 ट्रेडिंग डेज हैं। ठीक है, एक साल में कितने ट्रेडिंग डेज हैं, 250 ट्रेडिंग डेज हैं, तो उसके हिसाब से 2.5 डेज पर ईयर हमारा जो लॉस है वो 10 करोड़ से ज्यादा का रहेगा। तो 1% चांस है कि ये जो लॉस है ये बढ़ जाएगा अंडर नॉर्मल कंडीशंस। नेक्स्ट आ जाते हैं, फैक्टर्स क्या है हमारे वैल्यू एट रिस्क कैलकुलेशन में। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर प्राइस वॉल्टिलिटी। प्राइस वॉल्टिलिटी में हम क्या देखते हैं कि भाई हमारे प्राइसेस कितने वॉलेटाइल हैं, कितना यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। कोरिलेशन देखेंगे दूसरे एसेट्स और लाइबिलिटीज के साथ में, जैसे फंडिंग कहाँ से हो रही है, किस तरीके से यहाँ पर बेंचमार्क्स वगैरह हैं, होल्डिंग पीरियड क्या है, कितने टाइम के लिए हमने इसको होल्ड करना है इस इन्वेस्टमेंट को, कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारा क्या है, और हिस्टोरिकल टाइम होराइजन की भाई पास्ट डेटा भी तो देखेंगे, है ना। चलो, अब अप्रोचेस क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले आपका आता है वेरियांस को वेरियांस। तो यहाँ पर कोरिलेशन मेथड हम यूज करते हैं जिसमें हम प्राइस सेंसिटिविटीज को और वेरियांस को वेरियांस मैट्रिक्स को यूज करेंगे। तो ये एक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच रहती है। हिस्टोरिकल सिमुलेशन में हम एक्चुअल हिस्टोरिकल प्राइस चेंजेस चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नो कोवेरियंस मैट्रिक्स नीडेड, एंड हम अज्यूम करेंगे कि जो पास्ट मार्केट बिहेवियर है वो रिपीट हो रहा है। तो देखो वेरियंस कोवेरियंस में हम क्या देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर हमारे पास में जो चेंजेस हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। अब ना मैं तुम लोग को एक एग्जाम्पल करवा देती हूँ वरना ऐसे समझ नहीं आएगा। देखो ऐसे समझो, मान लो यहाँ पर जो डेली स्टैंडर्ड डिविएशन होते हैं वो आपके कुछ इस तरह से हैं, और आपके पास जैसा बैंक गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं और इक्विटी शेयर है जिनकी वैल्यूज कुछ इस तरह हैं, और कोरिलेशन जो है वो यहाँ पर आपको दे रखा है 0.3, जिसको हम रो में लेकर चलते हैं। अब हमको वन डे का 99% वार कैलकुलेट करना है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास में
क्या है यहाँ पर, हमारे पास में यहाँ पर सिग्मा है, तो सिग्मा का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे कि हमारे पहले एसिड का यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है और वेटेड यहाँ पर उसका वेट कितना है, यहाँ पर फिर सेकेंड एसिड के लिए फिर हमारे पास में इस फॉर्मूले में हमें ये वैल्यूज यूज करनी है। और ये जो रो है ये क्या है, जो कोरिलेशन हमें यहाँ पर बता रखा था 0.3 का। ठीक है, तो चलो अब ये क्या है, ये 1% क्या है आपका सिग्मा हो गया, ये 2% आपका सिग्मा 2 का और ये 1 का हो गया। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर पोजीशंस हो गई कि भाई वेट हमारे एसेट का क्या है। अब वेट के लिए हमें पोर्टफोलियो वैल्यू निकालनी है। तो एक हमारे पास शेयर्स कितने थे यहाँ पर 50 करोड़ के इक्विटीज मतलब, और गवर्नमेंट बॉन्ड हमारे पास 100 का था, तो ये हो गया 150। अब 150 से हम क्या करेंगे, इनका वेट लेंगे, तो एक का वेट आपका 100/150 हो गया, जो कि हमारे क्या है गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, और इक्विटीज का वेट हमारा 50 हो गया, राइट। अब आगे क्या करोगे, अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को पुट करोगे, इसमें वैल्यूज पुट करोगे, तो अब आपको क्या करना है, हमारे पास फॉर्मूला था W1 स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर प्लस 2 W1 W2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 और रो 1 2। तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो हमारे पास में ये आया 0.667, ये हमारे पास 1% ऑलरेडी दे रखा था, तो इनका स्क्वायर सिमिलरली यहाँ पर प्लस 2 इंटू हमारे पास में क्या है W1 W2, ठीक है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 और हमारे पास में रो 1 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन वैल्यूज को निकालना है, और यहाँ पर हमको क्या करना होगा, ये जो वैल्यूज है हमारी, इसमें वैल्यूज में हमें इनको पुट कर देना है। आगे समझ में इस तरीके से हम इसके साथ में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अभी हमारे पास में इतना पार्ट निकल चुका है, राइट। अब आगे क्या करोगे, अब यहाँ पर आपको 99% का कॉन्फिडेंस लेवल लेकर चलना है। क्या लेकर चलना है, 99% का कॉन्फिडेंस लेवल, और 99% के कॉन्फिडेंस लेवल पर जी स्कोर की एक टेबल होती है ना। जी स्कोर की टेबल हमें बोल रही है कि हमें ये वैल्यू होती है 2.33। तो हमने अब यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लिया था ऑलरेडी, तो कोवेरियंस वाला हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू पोर्टफोलियो वैल्यू, पोर्टफोलियो वैल्यू हमारे पास 150 मिलियन या करोड़ कुछ तो था, इनटू यहाँ पर आपका सिग्मा जो हमने अभी निकाला और जी स्कोर, तो हमारे पास वैल्यू एट रिस्क यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, आगे समझ में। हिस्टोरिकल डेटा में क्या कर रहे थे, हिस्टोरिकल डेटा में हम यहाँ पर जो हमारे पुराने प्राइस चेंजेस हुए थे वो चेक कर रहे थे। कोवेरियंस मैट्रिक्स हमें यहाँ पर यूज करने की जरूरत नहीं होगी। फिर आता है आपका मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन। तो मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन में हम इमेजिनरी सिनेरियोज में हमारी रैंडम प्राइसेस देखेंगे कि बेसिकली क्या रहेंगे, कुछ ऐसे ही हमने इमेजिन सिनेरियो किए कि भाई यहाँ पर ऐसा कोई सिनेरियो होता, वैसा सिनेरियो होता, और फिर हमने यहाँ पर प्राइसेस चेक करे, और फिर अजम्पशंस यहाँ पर हमारे मार्केट स्ट्रक्चर, कोरिलेशन और वोलेटिलिटीज के लिए हमें करने होते हैं। ठीक है, तो अब वार हमारे लिए क्यों यूजफुल है, कस्टमर, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज और बिजनेस रेप्यूटेशन सबको बचाकर चल रही है। पोर्टफोलियो का जो एक्सपोजर है उसे पोटेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस इंपैक्ट में हमें दिखा रही है। मल्टी प्रोडक्ट्स हमारे, जैसे हमने देखा गवर्नमेंट बॉन्ड और इक्विटी दो जगह इन्वेस्टमेंट्स थी, दोनों को हमने एग्रीगेट कर लिया। मल्टी मार्केट एक्सपोजर हम देख पाते हैं एक नंबर में, हमारी रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशंस मीट हो जाती हैं, और हम बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करते हैं रिस्क मेजरमेंट के लिए। तो प्रैक्टिशनर्स, रेगुलेटर्स एंड एकेडमिक्स इसे बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एंड एक प्रोबेबिलिस्टिक एस्टिमेट हमारा यूज होगा। अभी जो मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है आपकी बुक में, यहाँ पर जी स्कोर से रिलेटेड बस इतना ही पार्ट है, बाकी जो मैंने चीजें कराई है वो नहीं है, बट मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दी, वरना आपको समझ नहीं आता कि वेरिएंस कोवेरियंस एग्जैक्टली होता क्या है। अगर हम बात करें वर्स्ट केस सिनेरियो की, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारे पास वैल्यू एट रिस्क है ये कोई वर्स्ट केस सिनेरियोज में नहीं जा रहा, एबनॉर्मल मार्केट कंडीशंस को ये बिल्कुल इग्नोर कर देता है। अब हमें बैक टेस्टिंग करनी है, मॉडल कैलिब्रेशन और स्ट्रेस टेस्टिंग करनी पड़ेगी कंप्लीटनेस के लिए। तो वॉर का हमारा कंट्रोल और मॉनिटरिंग में क्या यूजफुल है, तो यहाँ देखो
हम इसको एक MIS के टूल की तरह यूज कर रहे हैं हमारे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में, ताकि हम यहाँ पर स्लाइस एंड डाइस रिस्क जो है उसको समझ पाए। अब कैसे कि भाई क्या हमारी लेवल्स रहेंगी, क्या प्रोडक्ट्स हमारे हैं, ज्योग्राफीज कौन कौन सी हैं जहां हम ऑपरेट कर रहे हैं, और इन ऑर्गेनाइजेशंस की लेवल्स क्या रहेंगी। तो हमें बेसिकली रिस्क लिमिट सेट करने में भी ये हेल्प करता है। स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव की बात करें तो ये हमें कौन से डिसीजंस लेने चाहिए किस बिजनेस के लिए और कौन से अवॉइड करने चाहिए उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट आता है बैक टेस्टिंग रिक्वायरमेंट। तो हमें हर दिन का जो वार है विद अक्रूअल्स यहाँ पर कंपेयर करना पड़ता है। हम री एग्जामिन करेंगे अजम्पशंस को, ताकि अलाइनमेंट जो है उसको हमारे इंश्योर करें विद रियलिटी। लिमिटेशन की बात करें तो हमें साउंड मैनेजमेंट जजमेंट्स को रिप्लेस नहीं करना होता है इंटरनल कंट्रोल्स और कॉम्प्लीमेंट्री मेथड्स को। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास में एकदम बहुत ऐसा नहीं है कि बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस समझ में आ गई हैं या इंटरनल कंट्रोल्स को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे इसके थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई कॉम्प्लीमेंट्री मेथड अब रखना नहीं पड़ रहा। स्कोप क्या है, रिस्क को मेजर कर ले रहे हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज में। अब वोल्टिलिटी की बात करें तो डेटाबेसिस पर हम यहाँ पर पास्ट डेटा यूज करते हैं। मेथड्स में हम अर्थमेटिक मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, जैसे हिस्टोरिकल टाइम सीरीज यूज कर रहे थे। एक्सपोनेंशियल मूविंग सीरीज हमारी कि भाई वोल्टिलिटी जो है वो हमारी ज्यादा जल्दी बढ़ जाती है अगर शॉक्स आते हैं, कोई भी छोटा शॉक आता है आप देखते हो शेयर मार्केट बिल्कुल गिर जाता है, तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और ये डिक्लाइन कर जाता है ग्रेजुअली आफ्टर शॉक, और फिर धीरे धीरे हम अपनी पोजीशन पर वापस आ जाते हैं। तो डिफरेंट बैंक्स डिफरेंट लेंथ ऑफ पास्ट डेटा यूज करेंगे। वोल्टिलिटी जो है वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को कैप्चर नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि पुराने डेटा को यूज ही नहीं कर रही, तो कोई ऐसा इवेंट यहाँ पर हमारे पास में अनएक्सपेक्टेड वाला हो वो हमारे पास आएगा नहीं। रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात करें तो हमें बैक टेस्टिंग और स्ट्रेस टेस्टिंग के साथ में यूज करना है। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया था कि रियल टाइम में हम यहाँ पर अलग अलग सिनेरियोस लगा कर देखते हैं कि कितना लॉस हो रहा है। अब एक नई चीज आती है कंडीशनल वार या फिर एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल। मैंने बोला वैल्यू एट रिस्क जो है वो मुझसे बात कर रहा है कि नॉर्मल मार्केट कंडीशन में वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा। यहाँ पर कंडीशनल वार बात करता है कि अब नॉर्मल मार्केट कंडीशंस में क्या सिचुएशन होगी। तो यहाँ पर जब हमारे एवरेज लॉसेस बियॉन्ड वॉर चले जाते हैं, तो एक पोर्शन है हमारे टेल रिस्क का जिसको ये कैप्चर कर रहा होगा। तो सी वॉर क्या है, एवरेज है जो भी लॉसेस हमारे वैल्यू एट रिस्क से हाई चले गए। वैल्यू एट रिस्क ने बोला था कि भाई एक दिन में 10 करोड़ से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर 11 करोड़ का लॉस हो रहा है तो फिर हमारा कंडीशनल वार लगेगा। रेगुलेटर्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल को यूज कर सकते हैं फ्यूचर में। अभी यहाँ पर क्योंकि ये अच्छे से काम कर रहा है और थोड़ा देखेंगे माइट भी फिर वार से हमारा ईएस की तरफ आ जाए। अब आती है बात बैक टेस्टिंग की। मैंने एक मॉडल बनाया, उस मॉडल ने मुझे कुछ रिजल्ट्स दिए। उसने मुझे बताया कि भाई यहाँ पर इतने रुपीस का लॉस हो सकता है। अब यहाँ पर एक रिस्क वैसा ही आया जैसा मैंने सोचा था और एक्चुअल में जो मुझे लॉस हुआ। अब मैंने क्या करना है, इस लॉस को और इस लॉस को कंपेयर करना है, फिर देखना है कि क्या कोई चेंजेस हैं, क्या कोई बड़े चेंजेस हैं, डिफरेंसेस हैं। अगर हाँ हैं तो फिर गड़बड़ कहाँ है, क्या मैंने कुछ गलत अजम्पशंस ले लिए हैं, क्या मेरे मॉडल को ठीक से डेटा नहीं मिल रहा है, क्या मेरे साथ डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं हो रही है। तो यहाँ पर मॉडल बेस्ड वॉर को हम एक्चुअल पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस के साथ में रिव्यू करते हैं, हमारे नए मॉडल्स को इवेलुएट करते हैं, पुराने मॉडल्स कितने एक्यूरेट हैं ये देखते हैं, और मंथली या क्वार्टरली हम इसको चेक करते हैं। एक्यूरेसी चेक की बात की जाए तो अगर हमारे ट्रेडिंग रिजल्ट्स जो हैं वो प्री स्पेसिफाइड कॉन्फिडेंस बैंड में आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारा वॉर ने अगर प्रेडिक्ट किया है। अगर परफॉर्मेंस खराब है तो भाई डेटा इंटीग्रिटी गड़बड़ हो सकती है, हमारे मॉडल के पैरामीटर्स या मेथड्स जो हम यूज कर रहे हैं वो गड़बड़ हो सकते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस रेफरेंस के लिए हम BIS का सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क यूज ऑफ बैक टेस्टिंग जो 1996 में पब्लिश हुआ था उसको यूज करते हैं।
आगे इतना समझ में? अब आ जाओ आगे। तो स्ट्रेस टेस्टिंग की बात करें अगर हम, स्ट्रेस टेस्टिंग क्या था कि यहाँ पर हम पोर्टफोलियो वैल्यू में क्या हमारे चेंजेस आएंगे जब यहाँ पर नॉन नॉर्मल मार्केट मूवमेंट्स हैं। तो बैंक स्पेसिफिक मूवमेंट्स हो सकती हैं, मार्केट स्पेसिफिक और बैंक और मार्केट स्पेसिफिक, तीन कंडीशंस हमारी होती हैं जिसमें हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू में क्या चेंजेस आएंगे हम स्ट्रेस टेस्टिंग में देख रहे हैं। मतलब दुनिया भर का स्ट्रेस हम लेकर चल रहे हैं, बैंक का स्ट्रेस हुआ, इंटरनल स्ट्रेस, मार्केट का स्ट्रेस हुआ, वो भी चेक करेंगे, और अगर सारा ही स्ट्रेस मिल गया तो वो भी हम चेक करेंगे। तो मार्केट पैरामीटर्स हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रेस के लिए, फिर हमारे स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड को और टाइम फ्रेम को डिफाइन करेंगे, और स्ट्रेस को पोर्टफोलियो में हम यहाँ पर अप्लाई कर कर इसका इम्पैक्ट चेक करेंगे। तो एक तो होता है सिंपल सेंसिटिविटी टेस्ट, जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई एक मार्केट फैक्टर में क्या चेंजेस आए। फिर आता है सिनेरियो एनालिसिस, जो मैंने आपको बताया था कि भाई वीडियो गेम अगर हम खेल रहे हैं और हमारी कार जा रही है और अलग अलग कार्स हमारे सामने आ रही हैं, तो हम किस तरीके से सिचुएशन को टैकल करेंगे। तो साइमल्टेनियस शॉक्स हमारे पास मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स में अगर आते हैं तो हिस्टोरिकल डेटा भी लेंगे और कुछ हाइपोथेटिकल डेटा भी लेंगे। मैक्सिमम लॉस, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई सबसे ज्यादा डैमेजिंग कॉम्बिनेशन मार्केट रिस्क फैक्टर्स का कौन सा हो सकता है। फिर हम इन्हें गाइडेंस के लिए यूज करते हैं और सिस्टमेटिक लिमिट सेटिंग लगा देते हैं कि भाई इतनी लिमिट्स हमारी होनी चाहिए। एक्सट्रीम वैल्यू थियरी, ये यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था उसकी टेल्स के ऊपर फोकस करेगा। जो मॉडल है वो स्क्यूड भी हो सकता है और फैट टेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। ड्रॉबैक्स हैं कि भाई यहाँ पर एक्सट्रीम इवेंट्स जो हैं उनको हम अनकोरिलेटेड मानते हैं कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। क्वालिटीज क्या होती है एक गुड स्ट्रेस टेस्ट की, तो ये करेंट पोजीशन के लिए रेलेवेंट होगा और हमारे सभी रेलेवेंट मार्केट रिस्क रेट्स को कंसीडर करेगा, रिजीम शिफ्ट जो हो रही है उन्हें एग्जामिन करेगा, मार्केट इन लिक्विडिटी को अकाउंट देखे करेगा, और मार्केट एंड क्रेडिट रिस्क के लिए ये इंटीग्रेट करते हुए चलेगा। मैनेजमेंट जो है वो एक फॉरवर्ड लुकिंग डिजास्टर स्ट्रेटेजी को अपनाएगा। ठीक है, अब स्ट्रेस टेस्ट यहाँ पर हमारे रिस्क मैनेजर्स कब यूज करेंगे, तो समराइज और प्रेजेंट करेंगे रिजल्ट सीनियर मैनेजमेंट के पास। रिस्क टेकिंग टू रिस्क एपेटाइट यहाँ पर रिलेट किया जाएगा कि कितना हम रिस्क ले रहे हैं और कितनी हमारी यहाँ पर लिमिट है, एपेटाइट है कि हम इसे ले सकते हैं, कितना खाना हम खा रहे हैं और कितना हम खा सकते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर करेंगे कि स्मॉल नंबर ऑफ की सिनेरियोस, तो यहाँ पर फंडिंग रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, मॉडलिंग अजम्पशन को, ट्रेडर लिमिट्स को। ठीक है, एंड कैपिटल चार्जेस हमारे पोजीशंस पर क्या लगने चाहिए। तो प्रोबेबिलिटीज हम यहाँ पर अटैच नहीं कर रहे हैं, डिजाइन हमारे लिए आर्बिट्रेरी हो सकता है। जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी चॉइसेस यहाँ पर बहुत डिपेंड करेंगी कि कौन से फैक्टर्स यहाँ पर स्ट्रेस में आएंगे, किनको कंबाइन करना है, क्या रेंज हमारी वैल्यूज की होनी चाहिए, कितना टाइम फ्रेम हमें लेकर चलना है, और रिजल्ट्स जो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं ये हमारे लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं। आईटी सिस्टम इनकम्पैटिबिलिटीज जो हैं वो हमारे लिए फ्रिक्वेंट स्ट्रेस टेस्टिंग को कॉस्टली बना देगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही रखें क्या। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर नहीं भी समझ में आया ना तो एक बार और देखना, कम से कम 2 बार देखोगे तो ये चैप्टर क्लियर होगा। इसके बाद में तो बहुत छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, ज्यादा बड़ा है नहीं, बट एक छोटा से पार्ट में ही आप समझो इसको ताकि आपकी चीजें क्लियर हो। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही है। इसके अलावा गाइज आरपी एकेडमी को डाउनलोड करना मत भूलना, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी लेकर आऊं जो कि एग्जाम लेवल की हो, तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही है, अब हमारी मुलाकात होगी कल। थैंक यू सो मच।